सुधांशु जी, आपके पास कौन है? सवाल है कि आप केजरीवाल को बार बार चुनौती देते हैं, केजरीवाल बेल नहीं मिल रही है, केजरीवाल दागदार है, इस्तीफा दे। आपके पास कौन सा नेता है जो सामने मुकाबले में होगा? सुषमा स्वराज के बाद तो ऐसा कोई नेता, आप कभी किरण बेदी जी को सामने खड़ा कर देते हैं, कभी कोई और चेहरा ले आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो आपके बड़े नेता थे दिल्ली के, उनको आपने केंद्र में कर दिया, साइडलाइन कर दिया एकदम। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है? कौन सा चेहरा है जो चैलेंज करेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल हम बताते हैं। देखिए, पहली बात जो आशुतोष जी ने बात कही, वो उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और टेक्निकल पॉइंट कहा। मैं उस पॉइंट का समर्थन करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एक बड़ा सेंसिटिव ग्रे एरिया कहती है इनकी पार्टी हमारे यहाँ लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी तो डिफाइंड है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी तो डिफाइंड है, यानी विधायक दल और संसदीय दल डिफाइंड है। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ही नहीं है। और इसका भयंकर दुरुपयोग भारत के राजनीतिक दलों ने 70 साल में किया है। अब हाई कमान कल्चर क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं। हाई कमान, जो आशुतोष जी ने ठीक कहा, 30 वर्षों से वो देख रहे हैं, 30-35 वर्षों से हाई कमान कल्चर ये होता है कि अगर 40 साल पहले राजीव गांधी हाई कमान थे तो आज राहुल गांधी हाई कमान है। 40 साल पहले याद कर दीजिए, अटल जी और अडवाणी जी थे। 90 के दशक के शुरू में जब आपने कहा तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष थे और अडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद फिर 2000 के दशक में अटल जी अडवाणी जी थे। 2010 में जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, उस समय तो मोदी जी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे। बाद में वो 2013 मेंबर बने, साथ में भी रहे थे वो। तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी जी और राजनाथ जी हाई कमान थे। फिर 2010 में मोदी जी आए, तब मोदी जी, राजनाथ जी हाई कमान हो गए। तो जिसको आप हाई कमान कह रहे हैं, वो हाई कमान हमारे यहां नहीं होता, शीर्ष नेतृत्व होता है, जो समय समय पर योग्य नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी को नेतृत्व देता है। हाई कमान वो होता है कि नई नवेली पार्टी है, जब से बनी तब से ही केजरीवाल जी हाई कमान है। 1990 से समाजवादी पार्टी बनी है तो मुलायम सिंह का परिवार हाई कमान है। लालू जी की पार्टी बनी है तो उनका परिवार हाई कमान है। अब मैं इस बात का भी उत्तर देता हूं जो प्रियंका जी ने कही। देखिए, उनको संभवतः जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानकर अवॉइड करने का प्रयास किया। प्रियंका जी, सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल को भी निर्देश देने का। मैं कोट करके कह रहा हूं, 1994 एसआर बोम्मई केस, जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई, सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा निर्देश दिया कि राज्यपाल नहीं तय करेंगे किसको बहुमत है, सदन के पटल पर ही निर्णय लेना होगा। और एसआर बोम्मई केस में लिखा है किसकी मेजॉरिटी है या नहीं, ये किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अब आइए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 22 फरवरी 1998 उत्तर प्रदेश में, जब आज हमारी पार्टी में जगदम्बिका पाल जी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के समर्थन से शपथ दिलाई गई थी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सीधा निर्देश था हाई कोर्ट का, दोनों में से कोई मुख्यमंत्री अगले 48 घंटे तक कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई साइन नहीं करेगा। और सीधा निर्देश उत्तर प्रदेश विधानसभा को था, सत्र बुलाया जाएगा और एक ही एजेंडा होगा, बहुमत साबित करना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैंने 2 उदाहरण देख के दिया। तो इस प्रकार से यह बात कहना कि साहब सर्वोच्च न्यायालय दे नहीं सकता। तीसरी आपत्तिजनक बात आपने कही कि ऐसी नौकरी में थे जिसमें पैसा बना सकते थे, मतलब सारे IRS ऑफिसर जो है वो क्या पैसा बनाने के लिए नौकरी करते हैं। इस पे IRS एसोसिएशन आपत्ति भी दर्ज कर चुकी है। तीसरा आपने कहा पैसे उनके अकाउंट में तो पैसा रहा नहीं, तो हर आदमी ये समझता है कि जो आदमी IRS ऑफिसर रहा हो वो इतना तो बचकाना नहीं हो सकता कि जो उसने पैसा कुछ किया भी होगा वो अपने अकाउंट में रखेगा। तो कोई अपने अकाउंट में नहीं है, यह बात उचित नहीं लगती। और मैं तीसरा पॉइंट कहना चाहता हूं, जो आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे विरुद्ध यह षड्यंत्र है, मैं अंजना जी कहता हूं जाके देखिए, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली यही वाक्य इसी भाव भंगिमा में लालू प्रसाद यादव कहते थे मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। एग्जैक्टली यही जयललिता कहती थी मेरे बारे में, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में साबित होने के बावजूद यही एग्जैक्टली यही आरोप लगाते थे शिबू सोरेन कि मैं तो सीधा साधा ट्राइबल आदमी, मेरे पीछे पड़ गए 1 करोड़ रुपए के लिए, और दिल्ली में बड़का बड़का आदमी 100-100 करोड़ अंदर कर देता, उसका कुछ नहीं होता। तो आज ये सिर्फ भ्रष्टाचार में आरोपी नहीं हुए, भाषा शैली शब्द वही होने लगे जो दूसरों के लिए होते थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और जो आपने कहा कि कौन होगा क्या होगा,
तो हमारी तो 1998 के बाद से कभी सरकार नहीं बनी। मानवीय बात है, 26 साल में नेतृत्व की व्यवस्था इतनी बदल जाती है, तो मानवीय बात है, आप कोई जो हमारे सीएम रहे थे, जो बड़े नेता रहे थे, उनमें से कोई नहीं आज की स्थिति में है, तो मानवीय बात है हमारी स्थिति अलग है वर्तमान समय में। जिस समय हमारा स्थापित नेतृत्व हुआ करता था मदन लाल खुराना जी से लेके और सुषमा स्वराज जी से लेके और डॉक्टर हर्षवर्धन तक, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं। सुनिए सुधांशु जी, एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी सुनिए। सवाल क्या है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता का फैसला ही मेरी ईमानदारी या बेईमानी पर मैंडेट होगा, इसलिए चुनाव बड़ा है। अगर चुनाव बड़ा है तो उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो आपके पास क्या तरीका है? पिछली बार आपने देखा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद किस तरह की सीटों के साथ अंजना जी सुनिए, अंजना जी ये बचकाना और शातिराना तर्क है। मैं देश के दर्शकों से कहूंगा, देखो भाई इनकी ये फितरत, भ्रष्टाचार का आरोप लग के जयललिता दोबारा सत्ता में आई, भ्रष्टाचार का आरोप लग के करुणानिधि दोबारा सत्ता में आए, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस के बाद मायावती को स्पष्ट बहुमत मिला, समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लालू यादव जेल जाने के बाद दोबारा आए, तो फिर काहे कहते थे बेईमान है? काहे कहते थे बेईमान है भाई? जनता का तो प्रचंड बहुमत उन्हें मिल चुका था। ये उस समय कैसे चीख चीख के कहते थे सारी संसद चोर है, सब बेईमान है, ये आदमी इतना, वो तो सब बहुमत पा, और आज मैंने कहा ना वही भाषा पे आ गए, वही भाषा पे आ गए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ईमानदार हूं। यही तो मायावती, लालू, जयललिता, करुणानिधि सब यही कहते थे। तो जिसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। आज सारे भ्रष्ट नेता भारत की राजनीति के केजरीवाल जी के लिए यही कह रहे होंगे। चलिए ठीक है, प्रियंका जी अब आपके पास आते हुए और एक बार फिर टेक 2 में भी कोशिश कीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए मार्च के महीने में पिछले साल, वो इस साल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, 177 दिन जेल में काट चुके हैं। 23 फरवरी तक दिल्ली सरकार का टर्म है, तो फरवरी के महीने तक तो सरकार बन ही जाएगी। लगभग 1 साल या तो जेल वाला सीएम या फिर कोई डमी सीएम। दिल्ली वालों की क्या गलती है? अंजना जी, मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा खड़ी रही थी और खड़ी रही है। दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। भाजपा ने जितनी बाधाएं डाली है ना एलजी के थ्रू, अंजना जी, जो काम हम 5 साल में कर सकते थे उनको करने में 8 साल लग गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए। मतलब पहले तो ये खरीद फरोख्त और फाइलों पे बैठ जाते थे, ऐसी हरकतें करते थे। इस बार तो इन्होंने सर्विसेज भी स्नैच की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, वो सब भी किया जो आप जानती हैं। पर हम जनता का कोई काम नहीं रुकने देंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी है। पर मेरे को आपको बताना है कि सुधांशु जी कितने चतुर है शब्दों के साथ। देखिए उन्होंने आपको फिर झूठ परोसा, मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं कि हो सकता है कि IAS एसोसिएशन को मेरे पीछे आना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा बोला। पर खुद बोले कि IRS अफसर इतना चतुर होता है कि अगर उसने करप्शन किया होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखा होगा। ये सुधांशु जी के शब्द है। दूसरी बात सुनिए सुधांशु जी की, कहते हैं कि कोर्ट कभी भी डायरेक्शन दे सकता है। उपराज्यपाल और राज्यपाल को बोमई केस में दी थी और कहा था कि सिर्फ फ्लोर टेस्ट कराओ, ये कराओ। देखिए उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोविजन इंटरप्रेट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये नहीं कहा था। और ये मैं बहुत अथॉरिटी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह ही नहीं सकता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फाइलें साइन करना अलाउड नहीं है या अपना काम करना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो कंडीशंस, पुरानी कंडीशंस रिवाइव भी हुई, उसमें भी एक भूयन, जस्टिस भूयन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि ये कंडीशंस गलत है। पर जो गलत कंडीशंस भी उन्होंने कही, उसमें भी एक कंडीशन ये है कि एलजी को फाइल जो जाएंगी उस पे मुख्यमंत्री साइन कर सकते हैं और दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी को जाती है। तीसरी चीज दफ्तर भी जाने पर रोक लगा दी है ना प्रियंका जी। प्रियंका जी इसी ऑर्डर में, ये ऑर्डर मेरे पास भी है। नहीं, वो सीएम ऑफिस मीटिंग, हाँ सीएम ऑफिस भी जाने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, दिल्ली सेक्रेटेरिएट भी जाने से मना कर दिया है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, घर पे हो रही है ना मीटिंग, वो छोड़िए। अंजना जी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि बाकी नेता की तरह हम भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर दिया, इन्होंने भी कहा था षड्यंत्र कर दिया। हम तो कह ही रहे थे सर, क्योंकि हमें सच पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोते ने कहा, आपके तोते ने काम किया। आपकी साजिश थी कि जब ईडी केस में बेल मिल गई तो सीबीआई द्वारा अरेस्ट कराया, जो केस 2 साल से चल रहा था पहले। आपने साजिश की है, आपने अपने कार्यालय में ये पूरा घोटाला लिखा, जहां पे आपको 54 की रिकवरी नहीं हुई, जहां पे PM
पीएम मोदी बोले कुछ नहीं मिला, आपने हम पे तोहमत लगाई। यही वजह है कि जब आप एक ईमानदार इंसान पे, आपने जो नाम गिनाए ना सर, उनमें से किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा दे दे जब उनके ऊपर ऐसी तोहमत लगाई जाए और जनता के बीच में गए जाए और बोले कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। आप मुझे देश में एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि हम ईमानदार है और कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे, इसलिए हम में ये हिम्मत है। सुधांशु जी, अब आप शब्द मत घुमाइएगा दोबारा, आपके सारे झूठ मैं यहाँ पे बता दूंगी। सुधांशु जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर आशुतोष जी आ रही हूं। वैसे कल से ये वाली लाइन, आशुतोष जी, ये वाली लाइन जितने प्रवक्ता आ रहे हैं वो सारे यही लाइन बोलते हैं। मैं बोलूं या पहले सुधांशु जी जवाब दे दे, उसके बाद आ रही है। देखिए, हाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का के मैंने जजमेंट्स कोट किए प्रियंका जी को, कोई बात मैंने हवा में नहीं बोली और कैटेगोरिकल जजमेंट। तो दूसरा मैं कह दूं, इन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री बताइए, तो याद करिए जिस समय जयललिता को जेल भेजा गया था तो पनीर सेल्वम बने थे और वो बगल की कुर्सी पे बैठते थे और जेब में जयललिता की फोटो रख के, इनको पता होगा आशुतोष जी को, और इतना हनक थी कि जयललिता का फोन आता था तो मंत्री लोग खड़े होकर बात करते थे और उन्होंने कहा देखो हम जीत के आएंगे, आए थे। फिर करुणानिधि भी ऐसे ही आए थे। मायावती ने ये आरोप लगाया था कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र हुआ है और 2007 में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत के आई थी। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सर सुप्रीम वही कोर्ट ने कर कहा रहे आपने हैं षड्यंत्र किया जो है। पहले उन्होंने किया था। इसे कहते हैं राजयोग के साथ राजरोग आता है, राजयोग के साथ राजरोग भी आता है, और वो रोग इतनी जल्दी आ जाएगा आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है इस पे आशुतोष जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस रोग के संक्रमण को बहुत निकटता से देखा होगा प्रारंभिक स्थिति में। उस संक्रमण पे बोलते से बहुत हिचकिचाते हैं आशुतोष जी, बहुत संभल संभल के बोलते हैं। बीजेपी के खिलाफ जब मूड में रहते हैं तो अच्छे आक्रामक दिखते हैं, लेकिन इधर बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं। कहते हैं मेरी पहली मोहब्बत है, वो मोहब्बत छूटती नहीं है, और वो तो टोपी बहुत पहले ही पहन लिए थे आम आदमी पार्टी का, अन्ना आंदोलन का। आशुतोष जी, मैं आपसे एक बहुत गंभीर सवाल कर रही हूं, क्योंकि इस पर चर्चा हर जगह हो रही है, बहुत सारे एडिटोरियल्स भी लिखे जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र में चुनावों में जीत, जैसा हम बीजेपी भी दम भरती है कि यूपी में हमने इतनी सीटें हासिल की ना विधानसभा में, क्या लोकतंत्र में जनता की अदालत में वोट के जरिए मिली जीत आपको अपराध के आरोप से मुक्त कर देगी? अंजना जी, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले जो एक संवैधानिक सवाल है जिसको उठाया सुधांशु जी ने, बहुत ही काबिल आदमी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ना वो थोड़ा सा किनारे से बैटिंग करते हुए चले जाते हैं। मैं जो जस्टिस भुइयां का जो जजमेंट है उसके पेज नंबर 31 पैराग्राफ नंबर 43 वो पढ़ देता हूं, बहुत स्पष्ट है। दो आई हैव सीरियस रिजर्वेशन ऑन क्लॉजेस बी एंड सी which debars the applicant from entering the office of the chief minister and the Delhi secretariat as well as from signing files having regard to judicial discipline। यानी जस्टिस भुइयां ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पिछली बेंच ने उनके मुख्यमंत्री के ऑफिस जाने में और साइन करने पे जो प्रतिबंध लगाया है उस पर मेरी गंभीर आपत्ति है, लेकिन चूंकि मैं जुडिशियल डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूं इसलिए उस पर कोई बात नहीं करूंगा। यहां पे जो सवाल है जिसका भी अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया, दरअसल वहां के गवर्नर ने अपनी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया था। उन्होंने बिना चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के विधानसभा बुलाने का काम किया था, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यह गवर्नर का काम नहीं है कि पेटी पॉलिटिक्स में और पार्टी अफेयर्स में वो दखल दे। गवर्नर का काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि आपको विधानसभा बुलानी है तो कृपया आप बुला लीजिए, अन्यथा आप उस राजनीति का हिस्सा मत बनिए। इसलिए वो सुधांशु जी ने थोड़ा सा मिसकोट किया, उसको करेक्ट करना चाहिए। यहां पे बड़ा सवाल संविधान का क्या है। मान लीजिए कल जुडिशियरी ये सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि पार्लियामेंट को इन 3 विषय पे कानून बनाने का सर प्लीज, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि पार्लियामेंट को इन 3 विषय पे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक ज्यूरिसडिक्शन को लांघेगा, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जो प्रतिबंध लगाए थे, उन्होंने अपनी जुडिशियल जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन किया था। उन्होंने संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति के अधिकारों में कर्टेल किया था, जो उनके अधिकार में नहीं आता है। क्योंकि कल पार्लियामेंट अगर यह कानून बना दे कि जुडिशरी इन 3 मामलों में फैसले नहीं कर सकती, जुडिशरी कैसे रिएक्ट करेगी? तो यहां पे बहुत गंभीर संवैधानिक सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट
अपने किसी फैसले में किसी एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के संविधान में दिए गए अधिकारों को कर्टेल कर सकती या नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री पर भी तो प्रश्न उठते हैं ना कि आप क्या ऐसे आरोपों के वक्त जेल में जाने के बाद मुख्यमंत्री का काम कर, क्योंकि आप ही बैठकर रोज समझाते थे 6 बजे कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कौन कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये उड़ा रहे। एक सेकंड सर, उस पर हम लोग अनंत डिस्कशन कर चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या फॉरवर्ड लुकिंग, और वो ये है कि अगर वो जीतते हैं तो क्या अपराध का दाग धुल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आरोप का, अपराध का नहीं, अपराध के आरोप का अभी फैसला नहीं आया। कह दीजिए, इस क्योंकि देश फरवरी तक तो फैसला आने के आसार बहुत कम है। इस देश के अंदर किसी भी आरोपी को या अपराधी को आरोप मुक्त करना, गुनहगार साबित करना, बेगुनाह साबित करने का काम सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। जनता की अदालत में आप चुनाव जीत कर आते हैं। ऐसे न जाने कितने अपराधी हैं जो चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बनते हैं और विधानसभा के सदस्य बनते हैं। इसके चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप अपराधी नहीं हैं या आपने अपराध नहीं किया है। गुनाह बेगुनाह साबित करने का काम सिर्फ अदालत का है। इसलिए आम आदमी पार्टी का जो ये फैसला है, ये दरअसल किसी स्टंट, किसी ड्रामा, किसी थिएटर से ज्यादा कुछ नहीं है। इमोशनल कार्ड खेलने जैसा, इसके अलावा कुछ नहीं। और सारी राजनीतिक पार्टियां और नेता इसी तरीके के कार्ड खेलती हैं। ठीक है, स्टंट, ड्रामा, थिएटर, वो इसे बुला रहे हैं प्रियंका जी। लेकिन मैं आपको बस 4 जून तक पीछे ले जाना चाहती हूँ। देखिए, उस वक्त आप लोगों ने बाकायदा 4 जून नहीं, माफ कीजिएगा, मार्च के महीने में, जिसके बाद हुआ कि जेल से मुख्यमंत्री को अपना काम करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों ने दावा किया था ना कि आपने दिल्ली में रेफरेंडम किया है, लोगों की राय ली है, लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम बने रहें। उन्हीं लोगों के पास वो लोकसभा में गए, कहा अगर आपने मेरे लिए वोट दिया, सिर्फ आप ही मुझे जेल जाने से बचा सकते हैं, मेरे लिए वोट दीजिए। नहीं मिला, 7 सीट आप हार गए। देख लीजिए आपको जो वोट परसेंटेज रहा है 2024 के नतीजे में, वो भी मैंने रखा है, जहां आपको 24 के करीब था, 54% बीजेपी को, 19% कांग्रेस को। सवाल है कि जनता ने तो आपको नकार दिया उस वक्त, तब आपकी मोरालिटी कहां जाती है? और कैसे आप, मतलब एक बार आप कहते हैं रेफरेंडम लोगों ने से किया, उन्होंने कहा सीएम बने रहो, अब आप कह रहे हैं कि हम उनके फैसले के बाद जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। देखिए, इसमें आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिया अंजना जी। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि उस टाइम सरकार जेल से चलाना क्यों जरूरी था, क्योंकि भाजपा ने हर संभव प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को कैसे भी तोड़ दे। उन्होंने हमारे खिलाफ ऑपरेशन लोटस पूरा उन्होंने ट्राई किया। हमने कंप्लेंट्स भी डाली, कुछ हुई नहीं इन्वेस्टिगेशन, वो तो भाजपा ही बता पाएंगे क्यों नहीं हुई। इन्होंने हमारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दिया। आपको पता है, जब से आम आदमी पार्टी बनी करीब 272 केसेस हम पे हो चुके हैं, जिनमें से 230 में हम क्विट हो चुके हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएगा वो भी क्विट हो जाएंगे। ये सब प्रयास करने के बाद इन्होंने वोट चोरी भी ट्राई की, वो भी नहीं चला। जब ये सब फेल हो गया तो इनकी मंशा थी कि किसी भी तरीके, शुरू से मंशा थी, आम आदमी पार्टी को क्रश करो, खत्म करो। आपको पता है कि मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना है। इसलिए उस टाइम पे अगर रिजाइन कर देते तो एक मॉडल सेट हो जाता कि वो हर जगह अपनी ऑपोजिशन स्टेट्स में जाते, उनको जेल में डालते, पीएमएलए के कड़े कड़े कानून लगा देते, भाजपाइयों से बयान दिलवा देते, भाजपाई कह देते कि हाँ भाई पैसा दिया, पैसा देने की बात हुई, पैसे कभी मिलते नहीं, वो जेल के अंदर होते, उनको रिजाइन करना पड़ता। तो वो मॉडल हमने रोक दिया, इसलिए रिजाइन नहीं किया। दूसरी चीज, दिल्ली में आप देखिए पीछे बीते कई सालों से लोकसभा और विधानसभा का बहुत अलग पैटर्न रहा है। इस बार भी एक नया मॉडल था, अलायंस का मॉडल था, हम जनता के बीच में गए। आपको मैं ये आश्वस्त कर सकती हूं कि आगामी विधानसभा में भाजपा के जो 8 विधायक बचे हैं, वो 8 भी नहीं बचेंगे। इनके पास एक स्कूटी पे ले जाने लायक भी विधायक नहीं रहेंगे इस बार, क्योंकि अब बहुत साफ हो गया है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे सुधांशु जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ किया कि साजिश हुई थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा गया। सीबीआई ने साजिशन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा, ईडी की बेल मिलने के बाद भी बाहर नहीं निकलने दिया, साजिशन गिरफ्तारी हुई, केज्ड पैरेट है सीबीआई। अब ये वाली बातें भी जनता के सामने है कि कौन सी एक सरकार है जो लगातार मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करती है। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सबसे हाईएस्ट प्रति व्यक्ति आय है। ये किसने करके दिखाया? दिल्ली की जनता ये जानती है। और अब हमें ना भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोर्ट ने तो सर्टिफिकेट सीबीआई ईडी को दे ही दिया है, बार बार दिया है, सबने देखा है। अब हमें सर्टिफिकेट चाहिए जनता से। अगर जनता चाहेगी तभी मुख्यमंत्री 4थी बार मुख्यमंत्री बनकर आएंगे दिल्ली में, तभी वो उस कुर्सी पे बैठेंगे।